Hello, friend, invite my YouTube channel Remo Class. Today we are going to discuss वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल इसे कहें। 60 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम 15 क्वेश्चन क्या करेंगे स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन जो क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ लेकर आई हूँ मैं, और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन की सीरीज़ समझी थी 10 क्वेश्चन की समझी थी, जिसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे समझा था। अब हमें क्या करेंगे 15 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन हमें क्या करना है, हमारी प्रीवियस नॉलेज जो है उसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन का जो आंसर हमारे सामने आ जाया करते थे, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है जिसके आंसर आपको क्वेश्चन के पढ़ने के बाद में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपको प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन के आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। इस सबको कंप्लीट करने से पहले, इस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, प्ले करने से पहले, रन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो थंबनेल है उसको, जो थंब है स्टूडेंट्स को प्रेस करना है, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। देखिए क्या करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि किस विद्वान का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त संधव प्रदेश जो है स्टूडेंट, ये आर्यों का मूल निवास स्थान हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अभी इसने पूछ लिया इसमें किसने कहा है। एक तो कहा है किसने, तिलक ने। किसने, तिलक ने कहा है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है नेहरिंग। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेहरिंग लिखा हुआ है, और सी में लिखा हुआ है AC दास, और इसमें लिखा हुआ है आगे बेरेंड स्टाइन। ठीक है स्टूडेंट। अगर राइट आंसर की बात है, इसमें आपको राइट आंसर नज़र नहीं आ रहा, इसमें आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए इस तरह की सीरीज़ भी लेकर के आई हूँ। देखिए क्या होता है, इसकी राइट आंसर की बात करें तो अलग अलग लोगों ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान अपने मुताबिक अलग अलग बताया है। तो इसमें पूछा है, इसमें जो है ऑप्शन भी दिए हो, तो इसके ऑप्शन के मुताबिक हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका AC दास। क्या स्टूडेंट, AC दास, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो AC दास है, इनका जो पूरा नाम है जो स्टूडेंट वो क्या है, अविनाश चंद्र, फिर है दास, अविनाश चंद्र दास, यानी कि AC, ये क्या हुआ, दास। ठीक है स्टूडेंट। देखिए हाईलाइट कर देती हूँ मैं आपको। देखिए ये हो गया A, ये हो गया C, और ये क्या है, दास। ठीक है, कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में देखिए फिर इन्होंने एक क्यूटो दे दिया, एक इन्होंने डेफिनेशन से दे दी। इसमें पूछा हुआ है कि आर्यों का मूल निवास स्थान। आप देखिए आर्यों का मूल स्थान किसी ने तिब्बत बताया है, किसी ने मध्य भारत बताया, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तिब्बत। ये बात किसने कही हुई है। पहले ऑप्शन देखिए लिखा मैक्स मूलर, बी में लिखा डॉक्टर गाइल्स, और सी में लिखा दयानंद सरस्वती, वे पोर्जीटर, और डी में लिखा लेसन। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर इसका सी है स्टूडेंट, यानी कि दयानंद सरस्वती वे पोर्जीटर इसका राइट आंसर है। तो दयानंद सरस्वती और पोर्जीटर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत है। तिब्बत कहाँ है स्टूडेंट, जो हमारा पड़ता है नॉर्थ में। ठीक है, तिब्बत पड़ता है, और वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसके लिए वैसे लोग गोरे होते हैं, बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा था कि ये लोग जो है तिब्बत के रहते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान दयानंद सरस्वती और पोर्जीटर ने बताया। क्वेश्चन में 3 पे चलते, लिखा वेदों का संकलन ऋषि ने किया था। वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया था, वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया था। मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे घटना चक्र की मैंने सीरीज़ पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था वेदों की संकलन अगर बात की थी, पहले ऑप्शन को पढ़े थे। पहले है विश्वामित्र, क्या स्टूडेंट, पहला है विश्वामित्र, और दूसरा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, और सी में लिखा है वामदेव, और डी में लिखा अत्रि। डी में क्या है, अत्रि। राइट आंसर की बात करें तो मैंने कहा था वेदों का संकलन करने के नाम उनका क्या पड़ा था, नाम वेद व्यास। वेद व्यास नाम पढ़ा था, ये एक ऋषि थे। उनके अन्य नाम की बात करें, मैंने पढ़ाया था आपको, उनका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लिख सकते हैं और, यानी कि या दूसरा जो नाम है उनका नाम बताइए क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, उनका दूसरा नाम क्या है, महर्षि। दूसरा नाम देखिए क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो है उनका नाम है, यानी कि वेद व्यास उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने वेदों की क्या की थी, संकल्पना की थी। वेदों को क्या करा था, रचित किया था, वेदों को क्या करा था, इन्होंने
संकलित किया था, तो इसलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। इनका असली नाम जो वो है महर्षि कृष्ण देवरायन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम अगर आगे पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर एक विश्वामित्र भी है। विश्वामित्र जो मैंने पढ़ा था ऋग्वेद के 7 मंडल में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसके अंदर दो क्या बोलते कबीले थे। एक था त्रिशु और दूसरा था भरत। त्रिशु और कबीले के अंदर 2 जो क्या बोलते हैं ये लीड करने वाले थे, ऋषि थे। एक ऋषि के नाम था वशिष्ठ, ये आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको, वशिष्ठ, और दूसरे थे विश्वामित्र। क्या थे? विश्वामित्र। पहले थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र। ये 2 क्या बोलते हैं ऋषि थे। इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कौन कौन सा युद्ध हुआ, किसमें कौन विजित रहा था, इस बारे में आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था का उल्लेख है, किसमें? प्रथम में, यानी कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, या फिर द्वितीय मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, या फिर तृतीय में, या फिर चतुर्थ में। यदि बात की जाए गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र हमें पता है कि ऋग्वेद के अंदर है। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है बताइए? सविता को। और सविता मीन्स क्या होता है? सूर्य। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। और जो गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में पूछा गया यहाँ पर, और मैं एक बार बता दूँ आपको, गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी। किसने स्टूडेंट? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी स्टूडेंट, जो क्या बोलते हैं रचयिता जो थे, क्या बोलते हैं ऋग्वेद के अंदर जो क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र, उसके जो रचयिता है वो है विश्वामित्र हैं। कौन स्टूडेंट? विश्वामित्र हैं। ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशन आपको पता चले जो इसमें एडिशनल है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन पे अगर हम बात जाएँ तो क्वेश्चन में कहा गया किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो मैं यहाँ मंडल की बात पूछी गई है, तो मंडल की अगर बात की जाए तो मंडल इसमें है तृतीय, यानी कि सी जो इसका राइट आंसर, यानी कि तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसकी बात की गई? गायत्री मंत्र की बात की गई। और जो है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को, यानी सविता को समर्पित है। और बात की जाए तो ऋग्वेद में जो तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है उसकी रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 पे चलते लिखा हुआ है कौन ऋग्वेदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? ऋग्वेदिक राजतंत्र की, यानी कि ऋग्वेद टाइम का जो किंग जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन था राजाओं के टाइम का, उसका जो अध्ययन है वो किसके अंदर मिलता है? पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ विद्वत। क्या लिखा? विद्वत। दूसरे में लिखा सभा, तीसरे में लिखा परिषद, उसके बाद में लिखा 4 में समिति। मैंने आपको पढ़ाया था अर्थवेद। क्या पढ़ाया था? अर्थवेद को पढ़ने वाला, अर्थवेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है बताइए स्टूडेंट? उसको कहा जाता है ब्राह्मण। मैंने आपको पढ़ाया था। और ऋग्वेद के अंदर हमने क्या बताया था? मैंने आपको पढ़ाया था यजुर्वेद, उसके अंदर बताया गया जो यज्ञ हैं उनको किस किस तरीके से किया जाएगा। उसके अंदर क्या बताएगी? विधि बताई गई यज्ञों को करने की। उसके अंदर यजुर्वेद के अंतर्गत, यजुर्वेद के अंदर यज्ञों को करने की विधि बताई गई है। लेकिन जो यज्ञ असलियत में जो किए गए हैं, रियल में जो यज्ञ किए गए हैं वो अर्थवेद के अंदर किए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर औषधि का भी, दवाओं का भी इसके अंदर वर्णन किया गया अर्थवेद के अंदर। तो यहाँ पर और मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि क्या बताया मैंने? सभा और समिति। सभा और समिति, सभा और समिति क्या थी? 2 पुत्रियाँ हैं। देखिए मेरे ये Q2 ध्यान नहीं आ रहा। सभा और समिति जो है 2 पुत्रियाँ समथिंग करके कुछ था। Q2 देखिए मेरे माइंड के अंदर स्लीप हो रहा है। ठीक है, तो सभा और समिति जो है 2 पुत्रियाँ जो कही थी, ये जो Q2 जो लिखा हुआ था, ये वर्ड जो लिखा हुआ था, लाइन्स जो लिखी थी अर्थवेद के अंदर लिखी गई। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ, माइंड से बिल्कुल स्लीप हो रही है चीज़। सभा और समिति 2 पुत्रियाँ समथिंग करके कुछ वर्ड था ये। तो ये हमने देखा, ये पढ़ा था विद्वत के बारे में पढ़ा था। मैंने पढ़ा था विद्वत सबसे प्राचीन उस टाइम पर ग्रीक वैदिक टाइम की सबसे प्राचीन संस्था थी ये विद्वत। इसके अंदर जो फीमेल जो हैं और मेल दोनों लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट क्या करते थे। और विद्वत को मैंने बताया था आपको फैमिली कोर्ट, वर्तमान समय के अगर हम बात करें विद्वत की, तो विद्वत को हम कह सकते हैं वर्तमान समय की फैमिली कोर्ट को हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय का जो फैमिली कोर्ट है वो विद्वत को समर्पित है। इसमें मेल फीमेल दोनों की तरह, दोनों के जो वाद विवाद हुआ करते थे, ठीक है ना, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी फैमिली मैटर, जैसे कि आज के टाइम में फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो उस टाइम जाया करते थे किसमें? विद्वत में। तो इसमें मेल फीमेल दोनों इसमें क्या करते थे?
पार्टिसिपेट क्या करते थे। और अगर विदत की बात की जाए तो 122 बार ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन है। ऋग्वेद के अंदर हुआ इसके वर्णन है। विदत का 122 बार है और इसके अंदर 76 बार जो है गाय का वर्णन मैंने बताया था आपको, ठीक है। और गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार और 3 बार बताया था यमुना का, ठीक है। 3 बार यमुना का, 1 बार गंगा का, 122 बार ऋग्वेद का। और गाय की जो बात की गई 76 बार उसका भी जिक्र किया गया, ठीक है। और बताई थी मैंने विद्युत के बारे में जो बताया था, विद्युत का 122 बार वर्णन किया गया। तो इसमें कहा गया है कि देखिए हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, सभा के बारे में पढ़ा, समिति के बारे में पढ़ा था। तो हमें देखना कि ऋग्वेदिक राजतंत्र के अध्ययन की बात यहाँ की गई है। तो हमारा आंसर जो है इनके कहीं ना कहीं आसपास होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर जो है 1, 2 और 4 में होना चाहिए। तो देखिए पहले में 3 है तो हम इसको कट कर देंगे, और बी में भी 3 है तो हम इसको कट कर देंगे, सी के अंदर भी 3 है तो उसको कट कर देंगे, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। डी के अंदर देखिए 1 भी है, 2 भी और 4 भी है, तो हमारा हमने लिखा था 1 2 4, तो राइट हमारा आंसर कौन सा हुआ, डी। यानी कि ऋग्वेदिक राजतंत्र के अध्ययन की अगर बात की जाए तो उसमें एक विद्युत, सभा और समिति सम्मिलित है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि ऋग्वेद के नवे मंडल की रचना जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की है। यानी कि मैंने बताया था ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये कौन से ऋषि थे जिन्होंने इसको लिखा था। पहले लिखा हुआ है शूद्र सूक्ति, बी में लिखा हुआ कण्व, और सी में लिखा है यवमान अंगीरा, और डी में लिखा है वामदेव। तो वामदेव की यदि बात की जाए तो ये ऋग्वेद के 4थे मंडल की है, और बात की जाए कण्व की तो ये ऋग्वेद के 8वें मंडल को इन्होंने लिखा है। और यवमान जो अंगीरा जो है ये ऋग्वेद के जो 9वें मंडल जो सोम को समर्पित है इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। 9वें मंडल की रचना जो की यवमान अंगीरा ने की है। कण्व की जो रचना की है ऋग्वेद के अंदर उन्होंने 8वें मंडल की है, और 4थे मंडल की जो रचना की है वो वामदेव ने की है। आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। अभी हमारे देखिए 7 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, 8 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। यम और नचिकेता के मध्य जो संवाद हुआ था तो किस उपनिषद में हुआ था। पहले लिखा हुआ बृहदारण्यक, और बी में लिखा कठोपनिषद, और सी में लिखा हुआ है छंदोग्य, और डी में लिखा है जैमिनी। तो यदि बात की जाए जैमिनी और छंदोग्य की, देखिए जब हम डीपली पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैंने ये आपको क्यों सीरीज़ ले गया है, इसलिए तो क्या किया हमारी जो प्रीवियस वीडियो है कि हमने उस टाइम पर जो पढ़ा है क्या हम इस क्वेश्चन को विदाउट आंसर, विदाउट एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर सही कर पाएंगे, यानी कि इसलिए मैं लेकर इस सीरीज़ को। देखिए यदि हम बात करें छंदोग्य और जैमिनी की, हमने पढ़ाया था आपको सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता को कहलाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है स्टूडेंट। यदि बात की जाए सामवेद की तो सामवेद के 2 पार्ट हैं, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर इन्होंने एक है छांदोग्य, छांदोग्य क्या है, छांदोग्य है, और दूसरा है जैमिनी। दूसरा क्या है, जैमिनी है। छांदोग्य और जैमिनी है। देखिए आगे देखिए मैं थोड़ा कर लेती हूँ। और छंदोग्य की अगर बात करें तो ये जो है छंदोग्य जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे क्या है प्राचीन ग्रंथ है। छंदोग्य जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके साथ साथ जो देवकी का पुत्र था, कौन स्टूडेंट, देवकी के पुत्र की अगर बात की जाए, देवकी के पुत्र कौन था, कृष्ण। देवकी के पुत्र यानी कि कृष्ण की जो चर्चा की गई, जो जिक्र किया गया सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद के अंदर ही किया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बृहदारण्यक और कठोपनिषद पे। किस पे स्टूडेंट, बृहदारण्यक और किस पे चलते हैं, कठोपनिषद पे चलते हैं। तो देखिए इस पे यम और नचिकेता की बात की जाए, यम और नचिकेता मैंने आपको पढ़ाया था बृहदारण्यक के अंतर्गत एक डिबेट हुआ था। बताइए डिबेट हुआ किसका था, एक डिबेट हुआ था, यानी कि संवाद हुआ था अपने टाइम, डिबेट हुआ था, एक संवाद हुआ था स्टूडेंट। इस संवाद में कौन सम्मिलित था, याज्ञवल्क्य और गार्गी। गार्गी क्या थी, अपने टाइम की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी थी, ठीक है ना। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में क्या हुआ था, एक संवाद हुआ था, डिबेट हुआ था, जिसको बृहदारण्यक कहा गया। और याज्ञवल्क्य ने ही बृहदारण्यक जो है इसकी क्या की रचना की, क्या की इसने बृहदारण्यक की क्या रचना की है। और बृहदारण्यक जो है स्टूडेंट
वो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद क्या स्टूडेंट, शुक्ल यजुर्वेद का ही एक क्या है, उपनिषद है। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको। शुक्ल यजुर्वेद हमने पढ़ा है आपको, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है, शुक्ल यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच क्या हुआ था, डिबेट हुआ था, संवाद हुआ था। और गार्गी जो थी अपने टाइम की कैसी थी, कुशल वक्ता थी। ठीक है, इसकी रचना जो की थी याज्ञवल्क्य ने की थी, किसकी रचना, बृहदारण्यक की। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद के ही क्या है, 2 पार्ट हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद संबंधित बृहदारण्यक है। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात की जाए यम और नचिकेता की, अब किस पे आते हैं हम, यम और नचिकेता पे आते हैं। तो देखिए यम और नचिकेता की अगर बात की जाए, किसकी स्टूडेंट, यम और नचिकेता की बात की जाए, पेन सेट कर लेती हूँ, जाइए हल्का सा। यम और नचिकेता की अगर बात की जाए तो यम और नचिकेता का, अब हमारे पास सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए हैं। ये वाला ऑप्शन भी हो गया, ए बी, बृहदारण्यक हमने समझ लिया, छंदोग्य समझ लिया, जैमिनी समझ लिया। तो कहीं ना कहीं हमने 3 ऑप्शन समझ लिए। हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है, इसका क्या जो बचता है वही होगा। यदि हमें क्वेश्चन 4 में से कोई 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 ऑप्शन भी राइट अगर हमें आते हैं इसका सोल्यूशन, तो हम अपने राइट आंसर पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यम और नचिकेता के मध्य जो संवाद था वो कठोपनिषद में है। ये हमारा राइट आंसर में पहुंचने की एकदम सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, हल्का सा भी अगर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कौन सा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित है। अभी हमने क्या पढ़ाया था, याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ाया था, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ही है अभी, जिसमें जल प्लावन कथा पुनर्जन्म का सिद्धांत मैंने पढ़वाया था रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा और उर्वशी व्याख्यान, राम कथा अश्विन कुमार द्वारा चैवन ऋषि के योगदान का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ शतपथ, और बी में लिखा तांडे, सी में लिखा जैमिनी। अभी हमने जैमिनी और छंदोग्य हमने भी पढ़ा था, जैमिनी और छंदोग्य जो है सामवेद की क्या है, ग्रंथ है, उपनिषद है, हमने भी पढ़ लिया था। तो जैमिनी तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और तांडव भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। और अभी से पहले हम क्वेश्चन को अभी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, क्या स्टूडेंट, शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है जिसको याज्ञवल्क्य द्वारा रचित किया गया था। नहीं सॉरी बृहदारण्यक जो है ना, मैं देखो गलत इस पर पहुँची। शतपथ ब्राह्मण जो है स्टूडेंट, ये इसका नहीं है, किसका नहीं है, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल ये का नहीं है यजुर्वेद का, बल्कि अपने आप में ये क्या है, अलग है। शुक्ल यजुर्वेद का ही है, लेकिन इसको ये जो है उपनिषद नहीं बल्कि इसके ब्राह्मण है। क्या है, उपनिषद की यदि बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो क्या है, उपनिषद है। जो बृहदारण्यक जो है स्टूडेंट वो उपनिषद है। और यदि ब्राह्मण की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ही एक पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद का ही ये क्या है, हिस्सा है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यदि बात करें शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद का है वो बृहदारण्यक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या स्टूडेंट, ए है। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने देखिए एक्सप्लेनेशन भी जो की वो ठीक ही कही, यानी कि यजुर्वेद का ही भाग जो है शुक्ल यजुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या रह गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध के वर्णन हुआ था। तो पहले लिखा हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन लिखा हुआ है दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां। 9वां मंडल में पढ़ा था, 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक है स्टूडेंट, और 10वां मंडल जो है उसके अंदर हमने चतुर्वर्ण चारों वर्णों की बात की गई। मैंने बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और मैंने बताया था विराट पुरुष के मुख से किन किन का किस जगह पर से उत्पत्ति हुई। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं का जिक्र है। तो बात की जाए 10 राजाओं की तो 7वें मंडल में, किसमें स्टूडेंट, 7वें मंडल के अंदर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसको दसराग युग भी बोलते हैं और 10 राजाओं का युद्ध भी बोलते हैं, 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं। ठीक है,
अब जो ये जो राजाओं के जो युद्ध हुए थे, दो लोगों के बीच में दो पार्टी थी, एक के अंदर आर्य कबीला था, जिसका नाम था भरत, और दूसरा जो कबीला था उसका नाम था पुरु। क्या नाम था स्टूडेंट? पुरु। ये दो क्या थे स्टूडेंट? कबीले थे। ठीक है। यदि बात की जाए भरत की, तो इसका जो नेतृत्व कर रहा था तिरसु नाम का जो कबीला जो था, तिरसु नाम के राजा थे वो सुदास थे। तिरसु नाम के राजा जो थे सुदास, वो इसको क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। और इनके जो प्रेरक, सुदास के जो प्रेरक जो वो थे ऋषि, उनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ जो थे, सुदास जो राजा थे, उनके क्या थे? प्रेरक थे। और क्या थे वो? किससे? तिरसु कबीले से क्या है? ताल्लुक़ रखते थे। और आर्य जो थे वो पुरु जो है कबीला था, उससे रखते थे ताल्लुक़। और अगर बात की जाए तो इनके जो वो थे गुरु, वो थे विश्वामित्र। मैंने पढ़ाया था, गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें सुदास राजा की क्या हुई थी? जीत हुई थी, और सुदास राजा जो थे विनर रहे थे। ठीक है। बाद में इन दोनों के बीच क्या हुआ था? मैत्री संबंध हो गया था, और एक नए कुल की स्थापना हुई थी, जिसको कहा गया था कुरु। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको। सुदास जो तिरसु जनजाति से संबंधित थे, और क्या बोलते दूसरी तरफ थे पुरु। तो इन दोनों के बीच एक नई कम्युनिटी बनी, जिसका नाम रखा गया कुरु। ये देखिए, कुरु नाम रखा गया। ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन बहुत कम बचते हैं, 15 क्वेश्चन बचते हैं, 5 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, सॉरी। देखिए काले लाल, देखिए एक बार पैर शेयर कर लेती हूँ हल्का सा। देखिए कह रहे हैं कि काले ऋग्वेद पुरातात्विक शास्त्रों, पेन सेट कर लेती हूँ, जाइए क्या दिक्कत हो रही है। ऋग्वेद पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? काले लाल मृदभांड, ताम्रपुंज, गेरुवर्णी मृदभांड, या फिर ये सभी? इसमें पूछा ऋग्वेदिक डाल में कौन कौन से बर्तन थे, किस तरह के बनाए हुए। तो यदि बात की जाए तो इसके अंदर ये सभी आंसर है, यानी कि काले लाल मृदभांड और तांबे से बने हुए, और गेरू मिट्टी के मृदभांड भी थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमारे 4 क्वेश्चन बचते हैं। उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? पहले लिखा है गेरुवर्णी मृदभांड, पहले लिखा चित्रित धूसर, सी में लिखा उत्तरी काली पॉलिश वाली मृदभांड। तो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर डी है, यानी कि सभी तरह के इसमें बर्तन थे। यानी कि कौन कौन से थे? एक तो गेरुवाड़ी थे मृदभांड, और दूसरे थे चित्रित धूसर। ठीक है। इसमें कौन से नहीं थे? तो उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड नहीं थे। ठीक है। यानी कि बी और ए हमारा क्या राइट आंसर है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? मैंने पढ़ाया था गंगा का 1 बार जिक्र हुआ है, यमुना का जो है 3 बार हुआ है। तो सबसे पवित्र नदी की बात की तो सी आंसर इसका है, यानी कि सरस्वती। कावेरी का कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर का, सरस्वती और यमुना का, और गंगा का जिक्र है। वेदों के दोनों पर किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहले लिखा हुआ शिक्षा, दूसरा लिखा कल्प, और सी में लिखा व्याकरण, और डी में लिखा है छंद। तो बात की जाए वेदों के दोनों पैर की, तो वेदों का अभी हमने पढ़ा किसने रचना की थी वेदों की। तो वेदों के दोनों पैर की अगर बात की जाए, किसकी स्टूडेंट? वेदों के दोनों पैर की बात की जाए तो राइट आंसर हम देखते हैं, इसका समझते हैं राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट छंद। वेद जो है छंद से मिलकर बनते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। बिरहा का पूर्ण वर्णन किसमें मिलता है? किसका? बिरहा का पूर्ण वर्णन किसमें मिलता है? पहले लिखा है इस उपनिषद में। किसमें स्टूडेंट? इस उपनिषद में। उसके बाद में लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में। उसके बाद में लिखा हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद में लिखा है कठोपनिषद उपनिषद में। देखिए यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे कहा गया ईशोपनिषद। यजुर्वेद का जो सबसे अंतिम जो भाग है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था, उसे मैंने बताया था आपको। इसको कहा है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद उपनिषद है ये। ठीक है। और छंदोग्य मैंने आपको पढ़ाया था अभी, छंदोग्य और जैमिनी जो है सामवेद का है। ठीक है। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता की वर्णन किए गए। और यदि बात की जाए बृहदारण्यक की, तो बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद का ही एक जो है उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की जो है उपनिषद है, बृहदारण्यक और याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया था ये
ठीक है। और याज्ञवल्क्य ने इसको लिखा था, और याज्ञवल्क्य कौन है? याज्ञवल्क्य और गार्गी इनमें क्या हुआ था, दोनों में आपस में डिबेट हुआ था। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जिस याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया था, याज्ञवल्क्य के द्वारा, इसके अंतर्गत ही बिरहा का पूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। और छंदों की मैंने आपको पढ़ा सबसे पुराना और प्राचीन उपनिषद है। आंसर चलते हैं 15 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, संसार ईश्वर है। संसार क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर ही मेरी आत्मा है, ये है अभिधारणा किसमें अभिव्यक्त होती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ पहले का ऋग्वेद, पहले क्या लिखा हुआ है, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। संसार ईश्वर में है और ईश्वर मेरी आत्मा में है, यह जो धारणा है किसमें अभिव्यक्त है? ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में, या फिर बृहस्पति में। यदि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या है? ब्राह्मण है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मण का क्या करा था, जिक्र करा था। तो वो कौन सा ब्राह्मण था? ये था, कौन सा ब्राह्मण था? ब्राह्मण की अगर बात की जाए कौन सा था बताइए? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण हमने बताया था अभी। और शतपथ ब्राह्मण किन से, कौन से जो वेद है वो संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद में कौन सा हमने पढ़ा था? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो बात की जाए यजुर्वेद की, तो जो शुक्ल यजुर्वेद था, कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ही शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है इसके अंतर्गत। और ये क्या है? सबसे प्राचीन है। ये क्या है? सबसे प्राचीन है। और शतपथ ब्राह्मण के ही कर्मकांड की बात की गई। कर्मकांडों से, जो धार्मिक कर्मकांड हैं, धार्मिक कर्मकांडों से जो है संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। और जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है। और यदि बात की जाए शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है, वो उपनिषद का नाम बताइए। उपनिषद उसका बृहदारण्यक, बृहदारण्यक जो है इसका उपनिषद है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा राइट आंसर हमारा पता चला गया कौन सा है, बी है, यानी कि ब्राह्मण। संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा है, किसमें कहा गया? ब्राह्मण में कहा गया। ये हमारा 50 क्वेश्चन की सीरीज होती है। यहाँ पे कंप्लीट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू वीडियो के साथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।